सो ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हम कॉनकेव मिरर को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे कि हमने पहले ही बताया, कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, मैग्नीफाई भी बना सकता है, डीमैग्नीफाई भी कर सकता है। तो इसके तो काफ़ी वेराइटीज ऑफ यूज़ होंगे। और सबसे सिर्फ इतना ही नहीं, कॉनकेव मिरर को हम कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्यों? कन्वर्जिंग मिरर ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है या कैसा भी आए, वो उसका हमेशा टेंडेंसी क्या रहता है? उसको कन्वर्ज करने का। दो जो रेज आए थे, पैरेलल रेज आए थे, इन पैरेलल रेज को इसने कन्वर्ज कर दिया। वही अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो पैरेलल रेज को वो डाइवर्ज कर देता है। सॉरी, अगर ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर और ये है मेरा सॉरी, हाँ, सो फिर से बताता हूँ। ये अगर इंसिडेंट रेज आता है तो कन्वर्ज करता है, पैरेलल रेज को वो कन्वर्ज करता है। ये है मेरा कॉनकेव मिरर। उसी तरीके से ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर है, पैरेलल लाइट आता है तो इस तरह से वो डाइवर्ज हो जाता है। पैरेलल रेज आया, डाइवर्ज हो गया। क्योंकि डाइवर्ज करता है तो हम उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कहीं पे आपको अगर ऐसा देखने को मिले, लिखता हुआ दिखे कि कन्वर्जिंग मिरर, तो समझ जाना है कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। और उस तरह से कहीं पे आपको कॉन्वेक्स, कहीं पे आपको डाइवर्जिंग मिरर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि वो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस में। हम चाहते हैं जो हमारा टॉर्च लाइट हो, जो हमारे टॉर्च लाइट्स हैं, ये है आपका टॉर्च लाइट। यहाँ पे उसका कुछ बल्ब लगा होगा, यहाँ पे उसका बल्ब इस तरह से, यहाँ पे बल्ब होगा, इस तरह से बल्ब है। ये आपका टॉर्च है पूरा। इस तरह से टॉर्च है आपके पास, इस तरह से टॉर्च है। यहाँ पे टॉर्च आगे लाइट्स निकल रही है। हम चाहते हैं जो मेरा टॉर्च लाइट हो उसका लाइट पूरा का पूरा फेल ना जाए, बल्कि एक स्ट्रेट पाथ में जाए, ताकि मुझे एक इंटेंसिटी जो मिले लाइट का वो अच्छा खासा मिले, ताकि मैं अगर नीचे चल रहा हूँ तो उनमें नीचे टॉर्च मारूंगा। अगर उसका लाइट हर तरफ फैल जाए तो मैं नीचे अच्छे से देख ही नहीं पाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि नीचे को अच्छे से देखूं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मेरा नीचे की तरफ जाए। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हो वो पैरेलल निकल जाए। मैं चाहता हूँ कि पैरेलल निकले, कम से कम वो डाइवर्ज हो। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो डाइवर्ज हो जाए, मैं ये चाहता ही नहीं हूँ, कम से कम डाइवर्ज हो। ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, इधर तो और भी नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा चलेगा मुझे। यानी कि अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लूंगा मैं। इस कॉनकेव मिरर के फोकस में अगर मैं ये बल्ब का रख दूंगा, तो बल्ब से निकली हुई जो रेज हैं, फोकस से अगर कोई रे पास होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यानी मुझे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स मिलेंगे। इसलिए मैं इसको टॉर्चेस में यूज करता हूँ, टॉर्चेस में यूज करता हूँ, सर्च लाइट्स में यूज करता हूँ, गाड़ियों के हेडलाइट में, बाइक्स के हेडलाइट में, ट्रक का हेडलाइट में, कार का हेडलाइट में भी कॉनकेव मिरर को यूज करता हूँ। फेनोमेना यही है, मेरा बल्ब यहाँ कहीं है, अगर वो फोकस के पोजीशन में रखा है तो, और पीछे अगर मैंने कॉनकेव मिरर लगा रखा है, तो ऐसा होगा जो भी रेज निकलेंगी, जो आगे निकलेंगी वो तो इधर जाएंगी, लेकिन जो पीछे टकराएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेंगी। यानी मुझे एक फोकस्ड बीम ऑफ, मुझे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा जिसका इंटेंसिटी अच्छा खासा होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाए। उसी तरीके से डेंटिस्ट, अब देखिए मिरर हमारा क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा है उसी का इमेज फॉर्म करता है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइंग इमेज भी देता है। आपके मसूड़े अगर सड़े हैं, उसमें कुछ कीड़े लगे हुए हैं, तो बहुत अंदर है और डॉक्टर तो आपके मुंह के अंदर घुस के नहीं देख सकता है। वो क्या करेगा, एक मिरर को आपके जॉस के बीच में रखेगा
और क्योंकि वो फोकस और पोल के बीच में आपका टीथ है तो उसका वो वर्चुअल इमेज बनाएगा और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। जैसे मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, डॉक्टर अच्छे से देख सकता है कि मसूड़ों में क्या कीड़ा लगा है, बैक्टीरिया है या क्या है, अच्छे से वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं। अच्छा, सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्नेस में हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट हो। हीट जनरेट हो यानी मेरा टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा राइज हो, और वो तभी होगा जब सारे के सारे रेस जो भी सन से आ रहे हैं वो एक जगह पे मीट कर जाए, तभी उसी जगह का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा बनेगा और पूरा का पूरा लाइट जितना था, इतना बड़ा एरिया में स्प्रेड हुआ था, वो एक ही जगह में कंसंट्रेट हो गया। तो इस पॉइंट का एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो हम इसको सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए हम जो फर्नेस का टेम्परेचर है उसको राइज करवाते हैं, बढ़ाते हैं। तो सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं। उसी तरीके से सेविंग मिरर्स में भी यूज करते हैं। सेविंग मिरर्स में क्यों यूज करते हैं? सेविंग मिरर्स में भी आप अगर दूर खड़े होंगे तो आपको अजीब सा ब्लर सा इमेज दिखाई देगा, उल्टा इमेज दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही नजदीक जाएंगे, कॉनकेव मिरर है, अगर आप फोकस और पोल के बीच में खड़े हैं तो क्या वो इमेज देगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो आप अपने दाढ़ी काटते वक्त गलती से भी कट ना लग जाए तो आराम आराम से काट सकते हैं, नहीं तो अगर हमारे स्किन्स में अगर रिपल्स है या फिर रिंकल्स है, हो सकता है गलती से कट लग जाए, तो वहां से हम बड़े सावधानी से सेविंग कर सकते हैं। सो यूज एज अ सेविंग मिरर। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम कहां पे यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं पार्किंग एरियाज में। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटा साइज का इमेज बनाता है, डीमैग्नीफाई करता है। हम यही तो चाहते हैं, हम अपने पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया को देखना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा एरिया तब देखेंगे जब वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को छोटे जगह में दिखा दे। वो कौन कर पाएगा? कॉन्वेक्स मिरर ही कर पाएगा। सो इट इज यूज टू गेट लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। तो हम उसको कहां पे यूज करते हैं? पार्किंग एरियाज में यूज करते हैं। उसी तरह से बाइक के फ्रंट रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर, बाइक्स में साइड व्यू मिरर है, कार में साइड व्यू भी है, रियर व्यू मिरर भी है, उन दोनों में भी यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पीछे का जो रीजन है वो हमें दिख जाए छोटे से स्पेस में। वो कभी भी हम प्लेन मिरर के जरिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो यही था जो हमारा मिरर्स का एप्लीकेशन। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आपको स्वागत है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके साथ कितने फेनोमेना हो सकते हैं? 3, हमने पहले भी डिस्कस किया है। या तो लाइट एब्जॉर्ब हो सकता है, या लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है, या फिर ट्रांसमिट हो सकता है। जो रिफ्रैक्शन है वो किससे डील करता है? ट्रांसमिशन से। यानी लेट से मेरे पास ये मीडियम 1 एयर है, एयर के इसके नीचे मैंने ग्लास का स्लैब रखा है। लाइट अगर आती है तो ग्लास के स्लैब के अंदर पेनिट्रेट करके जाती है। तो जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो रहा है, किसके थ्रू? ग्लास के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। जब लाइट ग्लास के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, मैं ये बोलूंगा कि मेरा जो लाइट है दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ग्लास। अभी लाइट का स्पीड हर मीडियम में अलग होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? जिस तरह से मान लीजिए आप किसी कभी हाईवे में जा रहे हैं तो आपका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। मान लीजिए आप किसी नॉर्मल सड़क में जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं, तो आपका स्पीड काफी कम होगा। भीड़ भाड़ है तो स्पीड कम होगा, खुला एरिया है तो स्पीड ज्यादा होगा। उस तरह से अलग अलग मीडियम लाइट को अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होता है वहां पे लाइट का स्पीड कम हो जाता है, जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है वहां पे लाइट का स्पीड ज्यादा होता है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? Light does not travel in same direction in all medium. Light does not travel in same direction in all medium. So, and speed of light is also different in different medium. Speed of light हर मीडियम में अलग है और उसके वजह से लाइट हर मीडियम में सेम डायरेक्शन में नहीं जाता है। So, when light falls obliquely from one medium to another, light changes its direction of propagation in the second medium.
ये हो क्या रहा है, मान लीजिए आपके पास एक एयर, ग्लास और फिर एयर का ऐसा अरेंजमेंट है, यानी हवा है, हवा के बीच में आपने एक ग्लास का स्लैब रखा है, मान लीजिए किसी सेटअप से, टेबल के जरिए या स्टैंड के जरिए, और फिर आपका दोबारा एयर है। अब लाइट यहां से अगर आ रहा है और ग्लास को ओब्लिकली इंसिडेंट कर रहा है, यानी नॉर्मल इंसिडेंट नहीं कर रहा है, ये अगर ऐसे आ जाए तो इसको हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि I इजिकल टू 0। ये केस हम नहीं ले रहे हैं, हम ये वाला केस ले रहे हैं जहां पे कि I नॉट इक्वल 0 है, यानी ओब्लिकली मेरा जो लाइट है वो फॉल कर रहा है इस मीडियम पे। जैसे ही लाइट फॉल किया, लाइट क्या करेगा, अपना पाथ को बदल देगा, उसका डायरेक्शन बदलेगा। पहले लाइट ऐसा जा रहा था, अभी लाइट क्या होगा, बदल देगा, इस तरह से जाने लगेगा। फिर जैसे ही एयर आ गया, फिर से अपना वो डायरेक्शन बदलेगा और इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल जाएगा। सो मैं ये बोल सकता हूं I इजिकल टू E, इंसिडेंट एंगल इजिकल टू एमर्जेंट एंगल। सो इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर, इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो शिफ्ट होता है इसको हम लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। यानी पहले ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे जा रहा है, बस पैरेलली वो शिफ्ट हुआ है, इसलिए उसका नाम लैटरल शिफ्ट रखे हैं। आप बोलेंगे सर ये रिफ्रैक्शन कहां काम आता है? आप देखिए, जब भी आपके पास एक ग्लास का जार हो, उस ग्लास के जार में अगर पेंसिल डुबो रखा है तो आपको पेंसिल टेढ़ा नजर आता है। वैसे ही ग्लास के जार में, यानी ग्लास में पानी है और उसके अंदर अगर आपने एक नींबू डाल रखा है तो नींबू का साइज आपको थोड़ा बड़ा नजर आता है। वैसे ही आपके पास कांच का ग्लास है, उसी ग्लास में आपने पानी भर रखा है और नीचे एक कॉइन है, तो नीचे जब कॉइन है, आपको जब ऊपर से देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि कॉइन थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है। तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। हमारे पास ऐसा ग्लास का टम्बलर है, यहाँ पे हमारा पानी भरा हुआ है और हमने मान लीजिए एक ऐसा पेंसिल डुबो रखे हैं। जब हम ऊपर से देखते हैं, हमें ये पेंसिल थोड़ा टेढ़ा नजर आता है, ऐसे नजर आता है टेढ़ा। और वैसे ही अगर मैं एक कॉइन लेता हूं, मान लीजिए एक कॉइन है, ये बॉटम में है इस ग्लास की, लेकिन जब मैं ऊपर से देखता हूं, यहां पे मेरा आंख है, मान लीजिए यहां पे मेरा आंख है, सो मुझे ये कॉइन थोड़ा अप्रेस नजर आता है। इसी तरीके से अगर मैं एक नींबू लेता हूं, नींबू का साइज छोटा है, लेकिन अगर पानी भरा हुआ है इस टम्बलर में, मुझे नींबू का साइज थोड़ा बड़ा नजर आता है। उसी तरह से मुझे आकाश में इंद्रधनुष भी दिखने को मिलता है, जिसको हम रेनबो बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। सो ये सब फेनोमेना के पीछे क्या कारण है? और वो कारण ये है कि लाइट इज रिफ्रैक्टेड व्हेन इट पासेस थ्रू अ डिफरेंट मीडियम। चलिए उस कंसेप्ट को दोबारा से देखते हैं। सो अभी तक हमने ये देखा, डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होगा, और उसी के वजह से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो दूसरे मीडियम में वो अपना डायरेक्शन को बदल देता है, यानी थोड़ा बेंड हो जाता है, शिफ्ट करता है अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो वही चीज हमने लिखा है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन द सेकेंड मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्शन। अभी बात करते हैं डेंसर मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम क्या है। डेंसर मीडियम वो है जहां पे कि स्पीड का लाइट कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे तो लाइट धीमे जाएगा। सो डेंसर मीडियम इज अ मीडियम वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एज कंपेयर टू अनदर मीडियम। हम डेंसर और रेयरर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही बोलते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं मीडियम 1 इज डेंसर एज कंपेयर टू मीडियम 2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। उसी तरह से रेयरर मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम वो मीडियम है जहां पे कि लाइट का स्पीड ज्यादा होगा कंपेयर टू अनदर मीडियम, वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर कंपेयर टू अनदर मीडियम। अगर मैं फिर से वही बोलूं 1 और 2, मीडियम 1 इज रेयरर देन मीडियम 2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम क्या है।
तो इस पे आते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट जो है वो सबसे फ्रीली ट्रेवल करता है वैक्यूम में। क्यों? वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, कंप्लीटली फ्री में लाइट जा सकता है। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन वैक्यूम, सो देयरफॉर लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम at the speed of 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एयर में भी लाइट का स्पीड लगभग सेम रहता है। क्यों? एयर में भी बहुत कम ही ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, उनके बीच में गैप है, तो लाइट को कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और लाइट लगभग सेम स्पीड में ही ट्रेवल करती है। लेकिन जैसे ही मीडियम बदल जाता है, मान लीजिए पानी है, ग्लास है या ऑयल है, केरोसिन है, अलग अलग जो भी हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं, जब लाइट उनके थ्रू गुजरती है तो लाइट को अच्छा खासा ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और उसका स्पीड अच्छा खासा कम भी हो जाता है। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट वेरीज कंसिडरेबली इन अदर मीडियम, बाकी मीडियम में लाइट का स्पीड वेरी करता है। सो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी मीडियम के लिए? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी n जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू है 3 into 10 raised to the power 8 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। सो उसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो n इज इक्वल टू c बाय v। अगर मैं मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 2 into 10 raised to the power 8, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 8। क्यों? दैट इज इक्वल टू c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, 2 into 10 raised to the power 8, 3 by 2 10 raised to the 8, 10 raised to the power 8 से कट गया, 3 by 2 that is equal to 1.5। so I can say refractive index of a medium is inversely proportional to the speed of light in that medium, ठीक है। सो n इज इक्वल टू c बाई v, आपको ये याद रखना है। अभी नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 को हम कैसे लिखेंगे? n/1। मेरे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। सो n/1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखिए, हमने डिफाइन इस तरीके से किया है n/1 इज इक्वल टू n2 बाय n1। अभी n1 क्या है? c बाय v1 इस फॉर्मूले से। n2 क्या है? c बाय v2। सो n/1 इज इक्वल टू n2 बाय n1। सो n2 बाय n1 करेंगे तो v2 नीचे रहेगा, v1 ऊपर चला जाएगा, सो v1 बाय v2। सो n/1 इज इक्वल टू v1 बाय v2। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2 and refractive index of water is equal to 4/3। so आपको निकालना है refractive index of glass with respect to water। so मैं क्या करूंगा? NGW is equal to NG divided by NW। so that is equal to 3/2 multiplied by 3/4। मैंने 4/3 से डिवाइड करना था, उल्टा कर दिया उसको। सो कितना आ गया? 9/8। सो दैट इज इक्वल टू 1.125, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन के केस में लॉज देखे थे, उस तरह से हम रिफ्रैक्शन के केस में भी कुछ लॉज देखते हैं। सबसे पहला लॉ जो है वो सेम है, वहां पे था इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे भी क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे, उधर रिफ्लेक्टेड रे था, इधर रिफ्रैक्टेड रे, लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरा चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या है वो लॉ? ध्यान से सुनिए। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी फॉर लेट्स से मेरे पास दो ही मीडियम हो सकते हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। इन दोनों को अगर मैं कांस्टेंट रखूं, इन दोनों में बदलाव ना करूं, तो फिर क्या होने वाला है?
साइन ऑफ the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction will be constant. यानी लेट्स से ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है, ये मेरा मीडियम 1 है। दोबारा से लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर मीडियम 1 और मीडियम 2 की बातें करूं, वो बोल रहा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ये? सो साइन आई डिवाइडेड बाय रेशियो क्या किससे लेना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एंगल क्या है? आर। क्यों? क्योंकि ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है? n2 बाय n1, यानी मैं क्या लिख सकता हूं? n21। सो दिस इज आवर स्नेल्स लॉ। हम लोग थोड़ा आसानी से इसको इस तरह से याद रखते हैं। ये याद रखने में बहुत सिंपल है, दैट n1 sin i is equal to n2 sin r. So sin i by sin r is equal to n2 by n1, and therefore I can say sin i by sin r is equal to n21, and this is known as Snell's law. स्नेल्स लॉ हो सकता है आपको एग्जाम में डिफाइन करने भी पूछा जाए, तो आपको लॉ में क्या लिखना है? ये वाला स्टेटमेंट को लिखना है, जो हमने सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है उसको लिखना है। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम कॉमन मटेरियल, ध्यान रखने वाली बात है, एयर का है 1.003, इसको हम लोग ऑलमोस्ट 1 ही मान सकते हैं। वाटर का कितना है? 1.33, यानी 4/3, 4/3। ग्लास का कितना है? 1.5, सो दैट इज इक्वल टू 3/2। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छा है, वैसे आपको हमेशा एग्जाम में दे रखा रहेगा। दूसरा, हमारा जो केमिस्ट्री या फिजिक्स में जब हम डेंसिटी को डिफाइन करते थे वो क्या होता था? मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं डेंसर या रेयर मीडियम, इट हैज नथिंग टू डू विद द मास डेंसिटी, मतलब उस डेंसिटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसको हम किससे जज करने वाले हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी से। मतलब अगर स्पीड ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली रेयरर होगा, स्पीड कम है तो ऑप्टिकली डेंसर होगा। हो सकता है जैसे कि मान लीजिए किरोसिन, किरोसिन क्या है? तेल जैसा है, वो तो पानी में फ्लोट करता है, यानी किरोसिन का जो मास डेंसिटी है वाटर से कम है, लेकिन उसका ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। क्यों ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी लाइट का स्पीड कम है, लाइट का स्पीड कम है यानी वो ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली डेंसर है लेकिन मास वाइज यानी मास डेंसिटी उसका कम है। सो आई कैन से denser and rarer medium imply their optical density and not their mass density. Optical density has nothing to do and nothing to take with mass density. आप ये चीज ध्यान रखिए, optical density has no interference, has no relation, लिखिए, has no relation with mass density. मास डेंसिटी के साथ उसको कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, जिस तरह से हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े हैं उस तरह से स्फेरिकल लेंसेस होंगे। यानी क्या हो रहा है, पहले सोचिए हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होता था वो किसी मिरर से होता था, अभी जो हमारा रिफ्रैक्शन होने वाला है वो किसी लेंस के थ्रू होगा। रिफ्रैक्शन यानी लाइट तो आर पार करेगा, मान लीजिए इधर भी एयर है, ये हमारा जो लेंस है वो ग्लास का रहता है इन जनरली, और इधर भी एयर है। सो लाइट ऐसे आएगा और कुछ इस तरह से जाएगा, या हो सकता है लाइट ऐसे भी आए और ऐसे चला जाए, कैसे भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा लाइट किस तरह से मेरा लेंस को स्ट्राइक कर रहा है। सो बेसिकली लेंस हम किसको बोलेंगे? जिस तरह से स्फेरिकल मिरर को हम बोले थे मिरर whose reflecting surface is spherical is known as a spherical mirror. Similarly हम लेंस को डिफाइन करेंगे that a transparent material bounded by at least one spherical surface is my spherical lens. जिस तरह से आपके पास ऐसे 6 ऑप्शंस मैंने बनाए हैं,
जैसे कि ये वाला है, सो इसके दोनों तरफ क्या है, कॉन्वेक्स टाइप है। क्यों, बल्ज्ड आउट है, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। बेसिकली दोनों जो सरफेस है, ये है इसका पहला सरफेस, दूसरा सरफेस। पहला और दूसरा सरफेस किसी स्पीयर का पार्ट बना रहा है, किसी स्पीयर का पार्ट है, इसलिए हम इनको स्पेरिकल लेंसेस बोलते हैं। एटलीस्ट वन, यहाँ पे तो मेरे दोनों ही सरफेस स्पेरिकल है, तो ये हो गया मेरा एक तरह का स्पेरिकल लेंस, जिसको कि हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और ये भी है मेरा सरफेस 1 और ये है सरफेस 2। सरफेस 1 भी स्पेरिकल इन नेचर है, सरफेस 2 भी स्पेरिकल इन नेचर है। क्यों, सरफेस 1 और 2 एक स्पीयर के पार्ट बना रहे हैं, और ये दोनों कैसे हैं, अंदर की तरफ धसे हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे, कॉन्केव लेंस। हमने तो बोला है कि एटलीस्ट एक स्पेरिकल सरफेस हो। मान लीजिए ये जो सरफेस है, सरफेस 1 यहाँ पे जो है वो आपका प्लेन हो गया, दैट इज प्लानर। सरफेस 2 स्पेरिकल है, इस तरह के लेंस को हम क्या बोलते हैं, प्लानो कॉन्वेक्स। पहला सरफेस प्लेन है, नेक्स्ट सरफेस हमारा क्या है, कॉन्वेक्स टाइप है, तो प्लानो कॉन्वेक्स बोलते हैं। उसी तरह से इसका जो पहला सरफेस है ये क्या है, प्लेन है, दूसरा सरफेस कैसा है, कॉन्केव टाइप है, लेकिन एटलीस्ट एक स्पेरिकल सरफेस तो है, तो ये भी हमारा एक स्पेरिकल लेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लानो कॉन्केव लेंस। इस तरह से अगर हम ये वाला लेंस को देखेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, नाउ बोथ द सरफेसेस आर स्पेरिकल इन नेचर, दोनों ही कर्व्ड शेप है और स्पेरिकल है। ये वाला फेस कॉन्केव है, ये वाला कॉन्वेक्स है, सो कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह से नेम नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस ही है, सॉरी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, इन्हीं दो को हम डिटेल में देखने वाले हैं, बाकियों को हम इतना नहीं देखने वाले हैं, बस जानने के लिए मैंने बताया। आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आपको ये लिखना है कि एनी मटेरियल बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन spherical surface is known as lens. So transparent material bound by at least one spherical surface is lens. ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो वो ट्रांसमिट करेगा, यानी लाइट उसके थ्रू पेनिट्रेट करके आर पार जाएगा, सो तभी उसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस, सो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, लेंस हैविंग टू स्पेरिकल सरफेसेस बल्स्ड आउटवर्ड। देखिए दोनों ही जो स्पेरिकल सरफेस है बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ कर्व्ड आउटवर्ड्स है, इस तरह के लेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट मिडल एंड थिनर एट एजेस, तो मैं ये लिख रहा हूं, इट इज थिकर एट मिडल कंपेयर्ड टू एजेस। एंड ये कॉन्वेक्स मिरर का एक और एप्लीकेशन है, आप देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस से आप सनलाइट को फोकस कर सकते हैं किसी पेपर पे। आपने एक लेंस पकड़ा, कॉन्वेक्स लेंस, नीचे पेपर पकड़े, ऊपर नीचे करेंगे, एक टाइम आएगा जहां पे कि आपको ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, और वो स्पॉट बहुत छोटा सा होगा, क्योंकि जो सन से रेज आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, पैरेलल रेज है, उनको कन्वर्ज कर देता है। कोई भी रेज आए वो हमेशा वो उसका नेचर कन्वर्ज करता है, सो देयरफॉर वी कॉल इट एज कन्वर्जिंग लेंस। उस तरह से कॉन्केव लेंस, सो लेंस हैविंग टू स्पेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स। देखिए जो स्पेरिकल सरफेसेस है वो अंदर की तरफ धसा हुआ है, सो बल्ज्ड इनवर्ड्स या कर्व्ड इनवर्ड्स, सो दैट इज नोन एज कॉन्केव लेंस। और क्या है, इट इज थिकर एट एजेस कंपेयर टू द मिडल। मिडल में जो थिकनेस है वो कम है कंपेयर टू द एजेस, एज में इसका थिकनेस काफी ज्यादा है। सो कॉन्केव लेंस का जो थिकनेस होगा वो एज में ज्यादा होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का जो थिकनेस है वो मिडल में ज्यादा होगा। जैसे ही मेरा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग था, उस तरह से मेरा जो कॉन्केव लेंस है डाइवर्जिंग नेचर का होगा, यानी अगर हम किसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कॉन्केव लेंस से पास करेंगे तो कॉन्केव लेंस क्या करेगा, उनको डाइवर्ज कर देगा, सो देयरफॉर वी कॉल इट एज डाइवर्जिंग लेंस। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये जो स्पेरिकल सरफेसेस है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर, स्पीयर का पार्ट बनाता है। तो दिस वाज about lenses, especially concave lens and convex lens, which are in our syllabus. So we go to the next topic, and that is terminologies used in the lenses. The first terminology, जिस तरह से मिरर में हमने पोल को डिस्क्राइब किया था,
डिफाइन किए थे उस तरह से यहाँ पे किसको डिफाइन करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल O से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जियोमेट्रिकल सेंटर, जैसे कि ये कॉन्केव लेंस है उसका जियोमेट्रिकल सेंटर, इस पॉइंट को हम O बोलेंगे। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है उसका जियोमेट्रिकल सेंटर को हम O बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस C1 एंड C2। मेरे पास कितने सरफेस हैं, ये है पहला, ये है दूसरा। इस सरफेस का सेंटर इस तरफ होगा क्योंकि ये तो स्फीयर ऐसा बनेगा। इस सरफेस का सेंटर इस तरफ होगा, क्यों, स्फीयर इस तरफ बनेगा। सो यहां पे है C, यहां पे भी है C। मैं मान के चल रहा हूं दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। R1 और R2 अगर सेम होंगे तो मेरा जो C1 और C2 होंगे they will be equidistant from optical center. So C1 and C2 are equidistant from optical center because I am assuming that R1 is equal to R2, यानी radius of curvature दोनों ही spherical surfaces के same हैं। So radius of curvature क्या है, radius of sphere 1 and sphere 2, उसको हम क्या बोलेंगे, R1 और R2। और distance between C1 and O is termed as R1 and distance between C2 and O is R2। हम ये पूरे इस चैप्टर में एज्यूम करके चल रहे हैं हमारे जो लेंस है उनके जो एपर्चर है वो काफी छोटा है। आप याद कीजिए मैंने जब आपको मिरर पढ़ाया था उस समय भी मैंने एपर्चर को डिफाइन किया था। एपर्चर क्या है, अगर उस मिरर को या उस लेंस को किसी पेपर पे रख के मैं उसके चारों तरफ एक उसका प्रोजेक्शन लूं तो एक सर्कल मिलेगा। उस सर्कल का डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, एपर्चर। हमारे कोर्स में जो भी लेंस या मिरर है उनके एपर्चर काफी छोटे होने चाहिए एज कंपेयर टू देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह है पहला। दूसरा है, जो भी हम लेंसेस पढ़ते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेस के बारे में ही पढ़ाई करते हैं फिलहाल के लिए, जो हमारे सिलेबस है। यानी ये जो डिस्टेंस, ये जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ लेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, क्वाइट स्मॉल। ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का होगा, इट विल बी इन मिलीमीटर्स, 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर, बहुत ज्यादा है इतना। सो वी ओनली टॉक अबाउट थिन लेंसेस। थिन लेंसेस यानी उनका थिकनेस काफी कम होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस हम किसको बोलेंगे, सो इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2। C1 C2 को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। एंड व्हाट विल बी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस आप याद कीजिए हमने मिरर की केस में भी कैसे डिफाइन किया था। हमने ये बोले थे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है वो जिस जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, या फिर जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। यहां पे बिल्कुल उसका उल्टा है। हम क्या बोलेंगे, पॉइंट एट विच रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे कन्वर्ज हो जाए। आप याद कीजिए वहां पे कब कन्वर्ज होता था, कॉन्केव मिरर में, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो रहा है, या फिर appears to diverge in case of concave lens। फॉर एग्जाम्पल कॉन्केव लेंस का अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन मैं अगर उस रेस को एक्सटेंड बैक करूं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ऐसा लग रहा है कि वो F से एमिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। So point at which rays coming parallel to principal axis actually converge in case of convex lens or appears to diverge in case of concave lens is my principal focus f1 and f2। क्योंकि मैंने c1 और c2 को सेम लिया है, r1 और r2 को इक्वल लिया है, तो मेरा f1 और f2 भी इक्वल होंगे एंड therefore I denote them as f and f। जो c है वो 2f हो जाएगा, c2 भी c है तो 2f हो जाएगा। So f 2f f 2f। इस तरह से कॉन्केव लेंस में भी f2f f2f। सो हमारे ये फोकल प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
ओके, सो रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स। आप लोग याद कीजिए रे डायग्राम्स हम क्यों बनाते हैं? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज। सो जिस तरह से मिरर में भी हमने रे डायग्राम पढ़ा था, यहाँ पे भी उसी तरह से हम रे डायग्राम पढ़ेंगे। जो रे डायग्राम का कंसेप्ट था मिरर में जो है, सेम टू सेम लेंस में भी है। हम लोग एक फाइनाइट साइज का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानेंगे, उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ईच पॉइंट विल एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स which emanates infinite number of rays, but for our convenience we will take only 2 rays. We'll choose 2 rays such that we know the destination of the 2 rays after refraction from the lens. उस केस में मिरर था, यहाँ पे लेंस है, and then we'll locate the image. So intersection of incident rays will be object and intersection of refracted rays, not reflected. Reflected किधर था? मिरर में। यहाँ पे क्या है? refracted rays. So intersection of refracted rays will give me the image. सेम टू सेम कंसेप्ट है। चलिए सो रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल, रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। सो रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज in case of convex lens, in case of convex lens and appears to diverge in case of concave lens at their principal focus. Principal focus अगर पैरेलल रेज आती हैं फोकस पे मीट करेगी या फिर फोकस से डाइवर्ज होगी। सेम टू सेम जो मेरा 1 होता है रूल नंबर 2 उसका ही कन्वर्स होता है, यानी अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस will emerge parallel to principal axis, or ray directed towards the principal focus of a concave lens will emerge parallel to principal axis. तो लिखिए a ray directed in case of concave lens directed towards principal focus towards F लिख देता हूँ, F लिख देता हूँ। So concave lens or passing through principal focus of convex lens will emerge parallel to principal will emerge parallel to principal axis after refraction ठीक है। थर्ड रूल में आते हैं, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे को पास करेंगे और रे डायरेक्टेड और पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल सफर नो डिविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी जिस तरह से आया है बिना किसी डिविएट किए यानी बेंड हुए वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेज आ रहे थे वो बेंड हो रहे थे, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, सो रेज बेंड हो रहे थे। ये किस लिए होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर कोई रे पास हो रहा है
देन दैट सफर्स नो डिविएशन, यानी उसके पाथ में कोई भी डायरेक्शन का चेंज नहीं आता है। सो उसको लिखते हैं रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर suffers no deviation after refraction। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट अपना पाथ बेंड करता है। सो लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ, ओरिजिनल पाथ, लेकिन जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से मेरा लाइट गुजरता है देन इट डज नॉट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, इट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंसेज। फर्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में हमारे पास कितने केस बनेंगे? बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी नॉट कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में जिस तरह से कॉन्केव मिरर में 6 केसेस बने थे, उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास 6 केस बनेंगे। क्या क्या हैं 6 केस? सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी में मेरा ऑब्जेक्ट है। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं, चलिए ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी में, रेज पैरेलल आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रेज पैरेलल आती है वो क्या होती है? फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी है, उसका इमेज कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। इमेज रियल है, क्यों? रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली इमिट कर रहे हैं, सो इमेज इज रियल। एंड पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड बोल सकता हूं मैं, पॉइंट साइज्ड। ये हो गया मेरा केस 1। अभी आते हैं केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। 2f से पहले बट नियरर देन इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं लेट से येलो से ही दिखाता हूं कल की तरह। सो एक मैं क्या करूंगा, फिर से वही कहानी, ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट से मैं 2 रेज निकालूंगा, उन 2 रेज को स्टडी करूंगा, वो जहां पे मीट करेंगे वो मेरा इमेज हो जाएगा उस पॉइंट का। बाकी तो मैं उस ऑब्जेक्ट को बना लूंगा। सो इस पॉइंट से मैंने 2 रेज निकाला, I1 एंड I2। I1 अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस के थ्रू पार करेगा, वो हो जाएगा मेरा R1। वैसे ही I2 अगर मैं फोकस के थ्रू पास करता हूं, रिफ्रैक्शन के बाद वो R2 हो जाता है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलता है। तो जहां पे मीट करता है R1 और R2, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ये A है, ये B है, B का इमेज कहां बन रहा है? इधर बन रहा है, सो दैट विल बी B डैश, और मेरा A यहां पे बनेगा, सॉरी A डैश। इमेज कैसा है? रियल है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं। और कैसा है? इन्वर्टेड है, उल्टा है। सो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा है, सो स्मॉल साइज, या मैं ये भी बोल सकता हूं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड बोलूं, स्मॉल साइज बोलूं या डिमैग्निफाइड बोलूं, जो बोलना है बोल सकता हूं मैं। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट 2f। वहां पे जिस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया था, उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया था। क्यों? 2f तो हमारा सिमेट्रिकल पॉइंट है, वो स्फीयर का सेंटर है। यहां पे भी हम एग्जैक्टली वही होने वाला है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को 2f में रखा, ये है मेरा ऑब्जेक्ट जो कि 2f में है, फिर से वही कहानी, मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट, इस पॉइंट से 2 रेज निकालूंगा, ये हो जाएगा मेरा I1, ये हो जाएगा मेरा I2। रिफ्रैक्शन के बाद I2 से हो जाएगा ये R2, और ये हो जाएगा R1। R1 R2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? इमेज। सो B का इमेज कहां पे बन रहा है? B डैश पे बन रहा है, और A डैश B डैश कहां पे लाई कर रहे हैं? 2f में ही। हम देख सकते हैं इसका साइज जितना है, इसका साइज भी लगभग उतना ही है। सो मैं ये बोल सकता हूं रियल इमेज। क्यों रियल? रिफ्रैक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग, हम उनको एक्सटेंड बैक तो नहीं कर रहे। सो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, एंड ऑफ सेम साइज का इमेज बना है।
सेम साइज का इमेज बना है। नेक्स्ट में जाते हैं, वो है केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, 2f और f के बीच में है, वही कॉन्वेक्स लेंस है। ये है मेरा ऑब्जेक्ट, फिर से वही कहानी, ये है मेरा a, ये है मेरा b। इस b पे पॉइंट मानूंगा, इस पॉइंट से दो रेस को निकालूंगा, I1 और I2। I2 को ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो बिना किसी डिविएशन का वो पार कर गया। I1 पैरेलल जा रहा था, रिफ्रैक्शन के बाद F के थ्रू पास किया, ये दोनों जाके यहाँ पे नीचे मिल रहे हैं। रिफ्रैक्टेड रेस का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है वो हो जाता है मेरा इमेज। सो B का इमेज कहाँ पे बना? B डैश पे, जो कि नीचे है, और A का इमेज यहाँ पे A डैश। सो ये हो गया मेरा इमेज। सो इमेज कैसा है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, और कैसा है? रियल है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं, R1 R2 तो एक्चुअली मीट कर रहे हैं। सो इमेज इज रियल। इन्वर्टेड, उल्टा है, और बड़ा भी है तो क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे ऑब्जेक्ट एट f, केस नंबर 5। सो ऑब्जेक्ट एट f, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को f में रख दूं, फिर से वही कहानी, मैं अभी वाइट ले लेता हूं। सो ये है मेरा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट से मैं दो रेस निकालूंगा, एक है I1, एक है I2। I2 को ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा तो बिना किसी डिविएशन का पार हो जाएगा। I1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस के थ्रू पार करेगा। सो ये हो गया R1 और R2। सो R1 और R2 एग्जैक्टली पैरेलल आएंगे। आप स्केल, कंपास, पेंसिल के थ्रू मेजर कर सकते हैं, दे विल बी कंप्लीटली पैरेलल। सो पैरेलल रेज विल नेवर मीट। आगे बढ़ाऊं या पीछे बढ़ाऊं, दोनों तो कभी मीट ही नहीं करेंगे। तो मेरा इमेज कहां पे बन रहा है? इन्फिनिटी पे बन रहा है, क्योंकि मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं द पैरेलल रेज विल मीट एट इन्फिनिटी। बहुत दूर जाके मिल सकते हैं और मिलता हुआ नजर आ सकते हैं। जो तो मेरा इमेज का जो हाइट होगा वो तो काफी बड़ा होगा। सो आई विल से दैट हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज रियल। अनरियल है, हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते हैं, हम तो सीधा बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड। बाकी नेचर ऑफ इमेज वी कैन नॉट से, क्या है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, हम कैसे बोल सकते हैं? पैरेलल रेस को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, केस नंबर 6। केस नंबर 6 दैट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O। ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O, दिस इज आवर लास्ट केस। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे कहीं पे है। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये इस पॉइंट से मैं दो रेस मानूंगा। सो दिस इज माई I1 एंड दिस इज माई I2। सो I2 ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो बिना किसी डिविएशन का वो पार हो जाएगा। I1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस के थ्रू पार करेगा। सो R1 और R2 दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है एंड दैट दे आर नॉट पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है तो आगे जाके तो मीट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों में एंगल है और वो डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है तो आगे नहीं मीट करेंगे, तो हम उन दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे। पीछे एक्सटेंड करते करते ऐसा लग रहा है कि वो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, R1 एंड R2। तो मेरा इमेज कहाँ पे बना? बिहाइंड द लेंस। सो ये जो इमेज है ये कैसा है? वर्चुअल, बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे अपीयर्स टू मीट बिहाइंड व्हेन दे आर एक्सटेंडेड बैक। सो इमेज इज वर्चुअल। अगर मैं इसको A मानूं, इसको B मानूं, B का इमेज कहां बन रहा है? ऊपर बन रहा है B डैश। A का इमेज यहां पे बनेगा, दैट विल बी A डैश। सो A डैश एंड B डैश। सो इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है, वर्चुअल इरेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज मेरा बड़ा है, सो मैग्नीफाइड। सो मैग्नीफाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कॉनकेव लेंस का बात कर लेते हैं एक बार। सो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस केस 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है लेंस से,
तो क्या होंगे, रेज पैरेलल आएंगे, क्योंकि बहुत दूर से रेज आ रहे हैं तो क्या होगा, पैरेलल रेज होंगे। उस पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा। किस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा, एफ से। यानी मेरा जो रिफ्रैक्टेड रेज है, अगर मैं उनको एक्सटेंड बैक करूं, पीछे एक्सटेंड करूं, तब जाके मुझे लग रहा है कि वो दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं और वहां से एमिनेट हो रहे हैं या ओरिजिनेट हो रहे हैं। सो इमेज कैसा है, वर्चुअल। और क्या है, पॉइंट साइज, यानी हाईली डिमिनिस्ड। और इसमें इरेक्ट और इन्वर्टेड का कोई मतलब ही नहीं है। पॉइंट साइज है तो क्या इन्वर्टेड और क्या इरेक्ट। नेक्स्ट केस, ये एक्सपेरिमेंटल है। कॉन्केव लेंस में आप कहीं पे भी आप अपना ऑब्जेक्ट को रखिए, लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, ये हमारा बी, हम बी का इमेज को ट्रेस करेंगे। सो बी के पॉइंट से दो रेस निकालिए, I1 एंड I2। सो I1 एंड I2, दीज आर द टू रेस। I2 को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, I1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से निकलता हुआ नजर आ रहा है, यानी इस तरह से निकल गया। अगर उसको मैं एक्सटेंड बैक करूं तो ऐसा लग रहा है कि फोकस पे मीट हो रहा है। सो R1 और R2 ऐसा लग रहा है कि यहां से निकल रहे हैं या मीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, सो ये तो एक्चुअल मीटिंग पॉइंट नहीं है R1 और R2, क्योंकि R1 तो यहीं से निकल गया है, उसको एक्सटेंड करने पे ऐसा लग रहा है कि R2 को यहां पे मिल रहा है। यानी इमेज कैसा है, वर्चुअल है, बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट दे आर अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी डैश, बी का इमेज बी डैश। सो वर्चुअल। ऑब्जेक्ट अगर मेरा सीधा है, इमेज भी सीधा है, सो दैट इज इरेक्ट। ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये कैसा है, छोटा है, सो दैट विल बी डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड, ठीक है। सो सारे 6 के 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस में और 2 केसेस कॉन्केव लेंस में, दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अभी उनका टेबल बना लेते हैं। ये टेबल हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको याद होगा मिरर के केस में भी हमने यही किस्सा किया था। कॉन्वेक्स लेंस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। हाँ, तो हम टेबल बना रहे थे, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में एट इन्फिनिटी, जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो, जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो, सो एट इन्फिनिटी मेरा इमेज कहाँ पे बना था, पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, फोकस पे बना था, एट कैपिटल एफ। नेचर ऑफ इमेज रियल, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिस्ड भी हम बोलते हैं कभी कभी, हाईली डिमिनिस्ड। सेकेंड केस, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, इन्फिनिटी और 2f के बीच में इमेज कहां पे बना था, बिटवीन f एंड 2f। किस तरफ, लेंस के उस तरफ। इमेज कैसा था, रियल, और ये क्या है, इन्वर्टेड। साइज कैसा था, डिमिनिस्ड, यानी डिमैग्निफाइड, छोटा सा इमेज बना था, याद कीजिए। फिर थर्ड केस हमारा कहां पे है, एट 2f पे। इमेज कहां पे बना था, वही एट 2f, लेकिन कहां, किस तरफ, लेंस के उस तरफ। इमेज कैसा था, रियल और इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज सेम साइज का बना था, कोई मैग्निफिकेशन नहीं, कोई डिमिनिशन नहीं, सेम साइज। चौथा केस, बिटवीन 2f
एंड एफ, 2f और f के बीच में। इमेज कहां पे बना था? बियॉन्ड 2f, 2f से दूर बना था, यानी 2f और इन्फिनिटी के बीच में बना था। किधर? लेंस का उस तरफ। इमेज कैसा था? रियल। और क्या था? इन्वर्टेड। साइज क्या था? मैग्निफाइड। मैग्निफाइड इमेज। फिफ्थ हमारा क्या था? फिफ्थ था एट एफ। जब मैंने फोकस में ही रख दिया, मुझे इमेज कहां पे मिला? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। वर्चुअल या रियल मैं बोल ही नहीं सकता हूं, मैं तो बोल ही नहीं सकता हूं, कैंट से। नेचर ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, काफी बड़ा होगा, मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज मेरा कहां पे बना था? पोजीशन कहां बना था? पीछे, लेंस के पीछे बना था। सो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, रियल इमेज होगा तो हमेशा वो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज होगा तो वो हमेशा इरेक्ट होगा। साइज ऑफ इमेज क्या था? एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड बोलिए, मैग्निफाइड बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस का। बात आते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, सो एट इंफिनिटी, जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, इमेज कहां पे बना था मेरा? पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। इमेज कैसा था? वर्चुअल था। वर्चुअल इमेज यानी इरेक्ट होगा, वर्चुअल यानी इरेक्ट, रियल यानी इन्वर्टेड। फिलहाल के लिए आप बस इतना ही ध्यान रखिए। साइज कितना होगा? पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिस्ड। उसी तरह से सेकेंड केस क्या है? बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। इमेज कहां बना? इमेज मेरा किस तरफ बन रहा है? बिटवीन एफ एंड ओ। फोकस, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, लेकिन किस तरफ? लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, उसी तरफ बन रहा है। इमेज कैसा है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। साइज ऑफ इमेज डिमिनिस्ड, छोटा साइज का मुझे इमेज मिला है। ठीक है, सो यही है, एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, फिर तो आगे बढ़ते हैं। यस, सो नेक्स्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। सो जिस तरह से हमने देखा था, लेंस वहां पे मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पे है लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से पहले मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगा किसके बारे में? मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन में हमने क्या देखा था कि हमारा जो भी लेंस होगा,
सो उस लेंस को हम XY एक्सिस जैसा ट्रीट करेंगे। ये होगा लेंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ 1 minute। सो this is the direction of incident ray, direction of incident ray, incident ray। वहां पे हमारा क्या था, मिरर के केस में ये मेरा पोल था, यहां पे मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, उसको मैं O से डिनोट करूंगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस को पॉजिटिव। सो ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड राइट, इस तरफ क्या होगा पॉजिटिव, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी नेगेटिव, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव is positive, all distances measured below are negative। So same to same sign convention है। U is the position of object। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर से 40 सेंटीमीटर दूरी है, 40 सेंटीमीटर दूरी है, तो आपको क्या लिखना है, U इज इक्वल टू -40। क्यों, हम डिस्टेंसेस को भी नेगेटिव लिखने वाले हैं। यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन क्या है -40, क्यों, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है, पीछे है। V क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। मान लीजिए मेरा जो इमेज था वो राइट हैंड साइड में 60 सेंटीमीटर में बन रहा है, यहां पे दिस इज U, दिस इज V। So V will be +60 +60। इस क्यों, ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड है या फिर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज ऑल्सो रिटन विथ साइन, साइन के साथ ही आपको लिखना है। सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मेरा जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होता है। सो F इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड F इज नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। क्यों, मेरा जो पैरेलल रेज आ रहे थे वो कहां पे मीट किए, फोकस, यहां पे जो फोकस से पास किया, ये फोकस तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट में है, राइट में है, तो मेरा F क्या हो जाएगा, F विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह से जो पैरेलल रेज मेरा आए थे, ऐसा लग रहा है कि वो पीछे आके मीट कर रहे हैं, कहां पे, F में। ये जो F है ऑप्टिकल सेंटर से पीछे है, तो कॉन्केव लेंस के लिए मेरा जो फोकल लेंथ हो जाएगा दैट विल बी नेगेटिव। सो दिस इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, राइट में हमारा कन्वर्जेंस है, और कॉन्केव लेंस के लिए मेरा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। क्यों, जो डाइवर्जिंग रेज हैं, ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रहे हैं, जो कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है। सो F विल बी नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस, F विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला पे सीधा सीधा, एंड द फॉर्मूला इज एज दिस, सो नॉट मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। सो 1/V minus 1/U is equal to 1/F। So this is lens formula and this you have to remember। सेम टू सेम है, वहां पे मिरर में 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F था, यहाँ पे 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F है। एंड आई कैन ऑल्सो डिफाइन मैग्निफिकेशन, मैं मैग्निफिकेशन को डिफाइन करूंगा। सो मैग्निफिकेशन M will be defined as
सो m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ध्यान रखना है HI और HO को भी साइंस के साथ लेना है. अगर मेरा इमेज ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव, अगर वही इमेज नीचे की तरफ है तो नेगेटिव. उसी तरह से अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव. सो HI एंड HO आर ऑल्सो टेकन विथ साइन एंड दैट इज इक्वल टू V/U. ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है. जिस तरह से हमने वहां पे भी याद रखे थे यहां पे भी आपको याद रखना है. सो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F. सो ठीक है, सेम टू सेम कहानी जो हमने वहां पे पढ़ा था, सेम टू सेम कहानी यहाँ पे है. बस वहां पे माइनस V/U था, यहाँ पे प्लस V/U है. V और U को भी साइंस के साथ लिखना है. सो मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट इज राइट U, V, F, HI and HO with respective signs. उनके साइंस के अनुसार उनको लिखें, साइन के साथ लिखें विथ रेस्पेक्टिव साइंस. इसका एक बार फोटो ले लीजिए. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस. आप सोचे होंगे कि सर तो लेंस के बारे में काफी बात की है. हम लोग भी जब जिनको आंखों का दिक्कत है वो लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो आपको सबसे पहले क्या पूछते हैं, तुम्हारा चश्मे का पावर कितना है. आप अपने दादा दादी पापा मम्मी से ही पूछते हैं, मम्मी आपका पावर कितना है चश्मे का, पापा पावर कितना है आपके चश्मे का. तो पावर हम किसको डिफाइन करते हैं. सो पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. जो लेंस हम यूज करते हैं उसका फोकल लेंथ का इनवर्स को या उसका रेसिप्रोकल को हम पावर बोलते हैं. सो P इज इक्वल टू 1/F. इसको भी आपको याद रखना है. सो आपको इसको भी याद रखना है. सो रिमेंबर दिस एंड F इज माई फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स. ये वाला चीज ध्यान रखिए क्योंकि जब भी हम फिजिक्स में हमेशा यूनिट्स के साथ लिखते हैं और वो भी SI यूनिट्स के साथ. सो SI यूनिट फोकल लेंथ कहीं पे आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, यानी दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज माई फोकल लेंथ. सो F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर्स. सो पावर विल बी P विल बी 1/F एंड दैट विल बी 1/0.2. सो पावर कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर्स. हम पावर का जो यूनिट है उसको SI यूनिट का नाम रखे हैं डायोप्टर और मीटर इनवर्स. आप जैसा भी बोल सकते हैं. 0.2 मीटर नीचे था, ये मीटर ऊपर आ जाएगा. 5 डायोप्टर और 5 मीटर इनवर्स. सो हमेशा ध्यान रखें फोकल लेंथ को मीटर में ही एक्सप्रेस कीजिए और फिर 1/F लिखिए. अगर आप सेंटीमीटर में लिखते हैं तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें SI यूनिट्स में आंसर को छोड़ना है. अब ये समझते हैं पावर किस चीज को डिनोट करता है, किस चीज को सुझाता है. हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस होगा वो क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस. जो डाइवर्जिंग लेंस होगा वो क्या होगा कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस के थ्रू अगर कोई रह जाता है तो डाइवर्ज हो जाएगा. कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू अगर मेरा लाइट जाता है तो कन्वर्ज होगा. सो ये जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस या एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है वो किस पे डिपेंड करेंगे, उनके पावर पे. जितना ज्यादा पावर उतना ही ज्यादा उनका डाइवर्जेंस या फिर कन्वर्जेंस. अगर कन्वर्जेंस है यानी मेरा पावर पॉजिटिव होगा. क्यों, फोकल लेंथ पॉजिटिव. किसके केस में है, कॉन्वेक्स लेंस में है. अगर पावर बहुत ज्यादा नेगेटिव है यानी काफी ज्यादा डाइवर्जेंस होगा और वो पावर क्या होगा नेगेटिव में होगा. क्यों, मेरा फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. वही चीज हमने लिखा है द डिग्री ऑफ
convergence, sorry, the degree of convergence or divergence of light after passing through the lens depends on its power. More is the power in magnitude, more is the converging or diverging power of the lens. जितना ज्यादा पावर होगा, पावर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. नेगेटिव में अगर बहुत ज्यादा है, यानी -6, -10, -20, तो बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस. वैसे ही अगर प्लस में है, +6, +10, +20, जितना ज्यादा प्लस में है उतना ही ज्यादा उसका कन्वर्जिंग पावर है. ठीक है. So focal length of convex lens is positive and focal length of concave lens is negative. So ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही था. So again मैंने इसको दोहरा दिया यहाँ पे. So this is all about the chapter known as light, its reflection and refraction. इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम लोग आगे देखेंगे. तो लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है और इसी चैप्टर के लिंक के थ्रू ये जो लेंसेस हमने पढ़े इनके एप्लीकेशन कहाँ पे पढ़ने वाले, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले. उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. तो आगे का जो इस लेंस का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उस चैप्टर से हम कंटिन्यू करेंगे. सो वी एंड दिस चैप्टर हियर विथ इट्स थ्योरी. न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.